बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करते हैं। प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़ रैंडम, यानी जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो हर एलिमेंट में एक जैसी नहीं होती। यूरेनियम के एलिमेंट्स हैं, प्लूटोनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है, रेडियम है। इन सब के अंदर में जो रेडियो एक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है। और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी सभी एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो सब में एक जैसी नहीं निकलती, यानी रैंडम प्रोसेस है। एंड द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट। और जो इसका रेट है रेडियो एक्टिव डिके का, रेडियो एक्टिव डिके याद होगा आपको, लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक पढ़ा, अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस के अमिट होने की हमने बात की। तो उनका अमिट होना और देखा आपने कि एक एलिमेंट जब उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं, बीटा पार्टिकल निकलते हैं, तो वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया डिके। तो ये डिके होना डिपेंड करता है कि ऑलरेडी उस मटेरियल के अंदर में कितने अनस्टेबल न्यूक्लियाई मौजूद हैं। अगर अनस्टेबल न्यूक्लियाई ज़्यादा होंगे तो उसमें से ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगी, तो उनका डिके ज़्यादा होगा। अगर अनस्टेबल न्यूक्लियाई ही कम हैं तो उनका डिके भी कम होगा। डिके किसका होना है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई का, जिसमें से रेडिएशन निकलेंगी, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे उसमें से, तो उसका डिके होगा। वो एक एलिमेंट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। तो जितने अनस्टेबल न्यूक्लियाई ज़्यादा होंगे डिके ज़्यादा होगा, कम होंगे तो डिके भी कम होगा। तो इसमें से डिफ़ाइन करते हैं हाफ़ लाइफ को, उसके बाद फिर डिटेल से डिस्कस करते हैं यानी हाफ़ लाइफ है क्या एक्चुअल में। देखिए, हाफ़ का मतलब और लाइफ का मतलब ये तो आप जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हाफ़ लाइफ का क्या कंसेप्ट ले रहे हैं। द टाइम ड्यूरेशन विच हाफ ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर में आधे जो रेडियो एक्टिव अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, यानी जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई एक मैटर के अंदर में मटेरियल में जो मौजूद हैं, उसमें से आधे जो एटम्स हैं, जो न्यूक्लियस हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये उस सैंपल का हाफ लाइफ है। मिसाल के तौर पर मेरे पास में कोई मटेरियल है 100 ग्राम, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें से रेडिएशन निकल रही हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें से रेडिएशन निकल रही हैं, तो हमने टाइम नोट करना शुरू कर दिया। और हुआ क्या कि 100 ग्राम में से हमने देखा कि वो जो 100 ग्राम है उसमें से 50 ग्राम जो है वो रेडिएशंस अमिट होकर न्यूक्लियाई जो हैं किसी और एलिमेंट में चेंज हो गए। तो जिसमें से 50% यानी आधा एलिमेंट जो है वो रेडिएशन डिके हो जाता है, यानी रेडिएशंस को खारिज करके किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाता है, और बाकी आधा उसी तरह ही रहा। पहले वाले जो पहला हाफ उसका जो एलिमेंट है वही रहा, लेकिन हाफ जो है वो रेडिएशंस को अमिट करके, यानी आधे उसके एटम्स न्यूक्लियस जो हैं वो रेडिएशंस को अमिट करके किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो गए, किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए। तो वो टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर में किसी भी एलिमेंट के जो भी सैंपल हमारे पास मौजूद होता है उसमें से आधे एटम जो हैं उसी एलिमेंट के रहते हैं और आधे एटम किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं। तो उसमें इस प्रोसेस में जितना टाइम यूज़ होता है वो टाइम उस मटेरियल का, उस एलिमेंट का, उस सैंपल का हाफ लाइफ कहलाता है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हर एलिमेंट का जो हाफ लाइफ का ड्यूरेशन होता है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, लेट्स सपोज रेडियम 226 हैज़ अ हाफ लाइफ 1620 ईयर्स। जी टाइम नोट करिए स्टूडेंट्स, कितना टाइम है इसका। रेडियम का अगर हमारे पास में सैंपल है कोई भी 100 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास में 100 ग्राम जो है वो रेडियम है, तो क्या होगा जब 1620 ईयर्स का ड्यूरेशन पास कर जाएगा तो उसमें से 50% यानी 100 में से 50 ग्राम जो है वो रेडियम ही रह जाएगा,
लेकिन 50 ग्राम किस में चेंज हो जाएगा, रेडम में चेंज हो जाएगा। आपको याद है ना अल्फ़ा पार्टिकल के डिके की हमने बात की थी कि जब अल्फ़ा पार्टिकल का डिके होता है तो रेडियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडम में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए वही चेंज हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ड्यूरेशन देखें कितना है, यानी रैडम जो है, आधा रैडम के एटम्स जो हैं, जितना भी सैंपल आपके पास मौजूद है, चाहे 1 ग्राम है, अगर 1 ग्राम है तो उसमें से आधा ग्राम रैडम रहेगा और आधा ग्राम किस में चेंज हो जाएगा, रेडियम में। इस तरह से अगर आपके पास में 200 ग्राम रेडियम 200 ग्राम रेडियम है तो उसमें से 100 ग्राम रेडम में चेंज हो जाएगा और 100 ग्राम रेडियम ही रहेगा। अगर 300 ग्राम आपके पास में रेडियम है तो 150 ग्राम रेडियम ही रहेगा, लेकिन 150 ग्राम किस में चेंज हो जाएगा, रेडम में चेंज हो जाएगा। लेकिन ड्यूरेशन सबका सेम ही होगा। कितना होगा, 1620 ईयर। चाहे आपके पास में 100 ग्राम का सैंपल है, चाहे आपके पास में 500 ग्राम का सैंपल है, चाहे आपके पास में 2 ग्राम का सैंपल है, उसका जो ड्यूरेशन है, सैंपल का जो ड्यूरेशन रहेगा वो सेम ही रहेगा। और कितना है, 1620 ईयर्स। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर तो सपोज यानी सपोज किया जी 1620 ईयर्स गुजर गए, मेरे पास में 100 ग्राम रेडियम था, 100 ग्राम रेडियम में से 50 ग्राम रेडियम जो था किस में चेंज हो गया, रेडम में चेंज हो गया। अब मैंने सपोज किया, जहन में रखिएगा जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, दिन मैंने कहा जी 100 ग्राम रेडियम है और उसमें से 1620 ईयर्स गुजर गए, 100 में से 50 ग्राम जो है वो रेडियम ही रहा, लेकिन वो 50 ग्राम किस में चेंज हो गया, रेडम में चेंज हो गया, यानी अनस्टेबल से स्टेबल हो गया। यानी अब 50 ग्राम अनस्टेबल है। अब मैं कहता हूँ जी 1620 ईयर्स और गुजर गए, तो बताइए अब रेडियम कितना रह जाएगा। यकीनन आपके माइंड में यही बात आ रही होगी कि वो जो 50 ग्राम बाकी रह गया था वो भी रेडियम में चेंज हो गया, तो यानी सारे का सारा एलिमेंट ही जो था वो रेडियम से रेडम में चेंज हो गया। अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ये बिल्कुल, आपके माइंड में अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। सैंपल के हाफ लाइफ की हम बात करें, यानी कि होएगा क्या कि देखिए, जब मेरे पास में, फिर से रिपीट करो, 100 ग्राम मेरे पास में रेडियम है, जब 1620 ईयर्स गुजर जाएंगे तो वो 100 ग्राम में से 50 ग्राम रेडियम रह जाएगा, 50 रेडम, यानी 50 ग्राम जो है वो अनस्टेबल से स्टेबल में चेंज हो जाएगा और बाकी 50 ग्राम अनस्टेबल रहा। फिर क्या होगा, अब मेरे पास कितना रह गया अनस्टेबल, 50 ग्राम, यानी रेडियम कितना रह गया, 50 ग्राम रह गया, बाकी 50 रेडियम में चेंज हो गया, रेडम में चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि 1620 ईयर्स फिर पास कर गए, यानी उतना ही टाइम गुजर गया। अब मेरे पास में अनस्टेबल कितना था, 50 ग्राम, तो वो 50 ग्राम ही चेंज नहीं होगा, बल्कि हाफ है ना, ड्यूरेशन हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ है। वो 50 ग्राम में से 25 ग्राम जो होगा वो फिर दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, यानी स्टेबल हो जाएगा, और 50 ग्राम अनस्टेबल रहेगा। क्लियर। यानी जब एक हाफ लाइफ गुजरी, मेरे पास में 100 ग्राम था और एक हाफ लाइफ गुजरी तो 50 ग्राम स्टेबल रहा, 50 ग्राम अनस्टेबल हो गया। फिर एक और हाफ लाइफ गुजरी कि जो 50 ग्राम अनस्टेबल बच गया था, उसमें से हाफ जो होगा वो स्टेबल होगा और हाफ अनस्टेबल रहेगा। यानी 50 ग्राम जो अनस्टेबल था उसमें से 25 ग्राम, यानी उसका 25 ग्राम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा और 25 ग्राम अनस्टेबल रहेगा। फिर उतना ही टाइम गुजर जाएगा, 1620 ईयर्स गुजर जाएंगे, तो जो मेरे पास में 25 ग्राम बच गया था उसका फिर हाफ होगा। फिर उतना टाइम गुजरेगा, फिर जो अनस्टेबल बच गया उसका हाफ होगा, फिर जो टाइम ड्यूरेशन गुजरेगा जो अनस्टेबल बच गया उसका हाफ होगा, एंड सो ऑन। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन चलता रहेगा। हम नहीं एस्टिमेट लगा सकते कि कितना सैंपल, जो हमारे पास सैंपल मौजूद है, वो कितने ड्यूरेशन के अंदर में, कितने सदियों के अंदर में, कितने टाइम के अंदर में वो एक एलिमेंट से टोटली मुकम्मल तौर पर दूसरे में चेंज हो जाएगा, ऐसा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी एक्चुअल में जो सैंपल हमारे पास बाकी रह जाता है वो हाफ होता है, फिर हाफ होता है, जो बच जाता है वो हाफ होता है, जो बच जाता है वो हाफ होता है। तो इस तरह से जो प्रोसेस बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता रहता है। यही बात जो अभी मैं आपसे कर रहा हूँ, आइए इसको मज़ीद थोड़ा सा और समझते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ है हमारे पास में, तो इस ग्राफ की मदद से इसको समझते हैं। देखिए जी, हाफ लाइफ था उसका 1620, तो टोटल जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड थे, जितने भी न्यूक्लियस थे अनस्टेबल, वो n थे। जिन ग्राफ को थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ, राइट।
तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो टोटल शुरू में यानी अभी स्टार्ट है, तो नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई जितने भी थे, यानी अनस्टेबल न्यूक्लियाई एलिमेंट में जितने भी मौजूद थे रेडियम में, उनको मैंने सपोज कर लिया कि एन नंबर, यानी वो 100 भी हो सकते हैं, 500 भी, 1000 भी, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सपोज किया कि मेरे पास में जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई थे वो कितने थे, एन। अब देखो स्टूडेंट्स, जब एक हाफ लाइफ का ड्यूरेशन मुकम्मल हो गया, ये एक हाफ लाइफ मुकम्मल हो गया, जब एक हाफ लाइफ का ड्यूरेशन मुकम्मल हो गया, एन जितने भी नंबर्स थे न्यूक्लियस वो आधे रह गए, यानी 1/2 एन हो गए, यानी जितने भी होंगे वो हाफ रह जाएंगे। तो क्या लिखा गया मेरे पास में, मेरे पास लिखा गया 1/2 एन लिखा गया। उसके बाद हम नोट करें क्या मिला मेरे पास में, रिजल्ट क्या मिला स्टूडेंट्स जी। उसके बाद मेरे पास में है कि एक और हाफ लाइफ गुजर गई, देखें, यानी 1620 ईयर्स अगेन पास कर गया। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया हमारे पास में जी, टोटल टाइम ड्यूरेशन हो गया हमारे पास में 3240, यानी इसको डबल कर लिया ना हमने, उतना ही टाइम और गुजर गया, तो टाइम डबल हो गया। तो देखें जो बाकी बच गया था वो हाफ हुआ है, तो बाकी मेरे पास कितना रह गया था, 1/2 एन रह गया था। तो 1/2 एन का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 एन, देन जो बाकी बच गया था वो हाफ हो गया। फिर देखें उतना ही टाइम, उतना ही और ऐड कर दिया हमने, तो अब टोटल टाइम देखें पहले टाइम का 3 गुना हो गया, यानी 1620 ईयर्स और ऐड कर दिए, तो ये ड्यूरेशन हो गया। तो देखें जो 1/4 पार्ट हो गया था उसको फिर हाफ हुआ तो कितना हो जाएगा, 1/8 पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में एक कर्व ग्राफ बनता है, इसके अंदर में ये ग्राफ जो है ये कर्व ग्राफ बन रहा है हमारे पास में। अब एक फार्मूला है हमारे पास में, चूंकि मेजरमेंट भी साथ में हमने कि हाफ लाइफ को किस तरह से मेजर किया जा सकता है, तो उसका फार्मूला भी हमारे पास में, तो वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। वही बात जो भी मैं आपसे कर रहा था उसी तरह से हम सपोज करेंगे। इफ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज T1/2, यानी हाफ लाइफ का सिंपल है स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ के लिए चूंकि जो फिक्स ड्यूरेशन होता है, तो जो ड्यूरेशन फिक्स होता है उसके लिए हम कैपिटल T यूज़ करेंगे, और चूंकि हाफ है तो इसके बेस में हमने 1/2 लगा दिया, हाफ 1/2 हाफ को शो करता है ना, तो ये हाफ लाइफ का सिंबल आ गया T1/2। देखिए मेरे पास में जो भी सैंपल था, जब एक हाफ लाइफ गुजरेगा, तो यहाँ से मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, जब एक हाफ लाइफ गुजरेगा तो जितना भी सैंपल होगा कितना हो जाएगा, 1/2 जी। तो रीडिंग के साथ करवा देता हूँ। देन एट द एंड ऑफ द टाइम द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सैंपल विल बिकम हाफ, यानी जब इतना उस मटेरियल का जो भी एलिमेंट होगा, हर एलिमेंट का डिफरेंट टाइम होता है, जब उसका एक हाफ लाइफ का टाइम गुजर जाएगा, एक हाफ लाइफ गुजर जाएगी, तो उसमें जो एलिमेंट रह जाएंगे कितने रह जाएंगे, उसमें जो न्यूक्लियस रह जाएंगे, एटम्स रह जाएंगे, न्यूक्लियस रह जाएंगे कितने, 1/2 उस एलिमेंट के रह जाएंगे, बाकी कहाँ गए, दूसरे एलिमेंट में चेंज हो गए। फिर क्या होगा, आफ्टर टाइम 2T, यानी हाफ लाइफ का जब डबल टाइम हो जाएगा, तो क्या होगा, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स विल बिकम 1/2, यानी पहली बार देखें ना, पहली हाफ लाइफ में हाफ हो गए थे, फिर हाफ लाइफ दूसरी गुजरी तो फिर हाफ हो गए, तो 2 बार हाफ हो गए, 1/2, और 2 बार हाफ जब इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, बटे के ऊपर तो 1 आ रहा है और बटे में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्केयर लिख दिया, यानी 1/4, 1/2 का स्केयर आ गया। फिर तीसरी हाफ लाइफ का मतलब है कि वो 3 बार हाफ हो गया, पहली हाफ लाइफ में एक बार हाफ हुआ था, दूसरी हाफ लाइफ में एक बार हाफ, तीसरी हाफ लाइफ में फिर हाफ हो गया, यानी 1/2 3 बार आ रहा है। और जब इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो लिखा बटे के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1, और बटे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए सीरीज चल पड़ी, सीरीज क्या स्टूडेंट्स, कि जब फर्स्ट हाफ लाइफ थी तो 2 थी, बटे में जो 2 आ रहा है उसकी पावर 1 थी, जब सेकंड हाफ लाइफ यानी 2 हाफ लाइफ गुजर गई तो 2 आ गई, जब 3 हाफ लाइफ गुजर जाएंगे तो 2 आ जाएगी। मतलब जितनी हाफ लाइफ का नंबर होगा 2 की उतनी ही पावर होगी। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हाफ लाइफ एट T गुजर गई, T कोई भी नंबर हो सकता है, 10, 50, 100 कोई भी नंबर हो सकता है, अगर T हाफ लाइफ गुजर गई तो सीरीज आपके सामने है, जब फर्स्ट हाफ लाइफ है तो 2 है, सेकंड हाफ लाइफ है तो 2 है, थर्ड हाफ लाइफ है तो 2 है, अगर T हाफ लाइफ है तो 2 आएगा, अगर N हाफ लाइफ है तो 2 आएगा। तो वही बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, यानी फार्मूला फिर हमारे पास बन गया स्टूडेंट्स कि रिमेनिंग एटम्स कैसे पता चलेगा। रिमेनिंग एटम्स को फाइंड करने का तरीका है कि जितने भी ओरिजिनल एटम्स हैं, मतलब जो शुरू में एटम्स हैं, अगर T टाइम हाफ लाइफ गुजर गया तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की पावर T से,
यानी जो भी ओरिजिनल शुरू के एटम्स थे, रिमेनिंग को फाइंड करने का कि हाफ लाइफ 1 गुजरने के बाद, 2 गुजरने के बाद, 5 गुजरने के बाद में रिमेनिंग एटम्स कितने रह जाएंगे, तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या है? ओरिजिनल एटम्स मल्टीप्लाई किससे करेगा? 1/2 की पावर t। और अगर हम सिंबल यूज़ करें, रिमेनिंग के लिए सिंबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं n, और ओरिजिनल के लिए यूज़ कर रहे हैं NO, नंबर ऑफ न्यूक्लियस NO, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1/2 की पावर t। थोड़ा सा समझिएगा फार्मूले को, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे न्यूमेरिकल सारे इसी से सॉल्व होते हैं। n क्या है? रिमेनिंग एटम्स, कि 1 हाफ गुजर गई, 5 गुजर गई, 10 गुजर गई, उसके बाद एटम्स कितने बच गए जो अनस्टेबल हैं, वो कितने रह गए। और उसका फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का? इज इक्वल टू कि जितने भी ओरिजिनल थे, मतलब जो शुरू में थे, हाँ, जो शुरू में जितना भी सैंपल अभी हमने लिया था उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई थे NO, उसको मल्टीप्लाई करने के 1/2 की पावर t से। अब n क्या है? रिमेनिंग एटम्स हैं। NO क्या है? ओरिजिनल जो शुरू में एटम्स थे, टोटल हमारे पास जितने भी एटम्स थे शुरू में वो, और 1 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और t क्या है? वो हाफ लाइफ का नंबर है। ध्यान में रखें, स्मॉल t क्या है? टाइम नहीं है। स्मॉल t टाइम नहीं है, स्मॉल t वो हाफ लाइफ का नंबर है जिसके बाद हम रिमेनिंग एटम फाइंड करना चाह रहे हैं। मसलन मैं हाफ नंबर रिमेनिंग एटम फाइंड करना चाह रहा हूँ सेकंड हाफ लाइफ के बाद, तो फिर 2, जहाँ पे t की पावर क्या आएगी, t की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगा। अगर मैं रिमेनिंग एटम फाइंड करना चाह रहा हूँ फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद, तो स्मॉल t की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। आई होप स्टूडेंट्स आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।